प्यारे बच्चों, मैं वंदना वर्मा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आप लोग के सामने कक्षा 6 के विषय नागरिक शास्त्र जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है के पाठ 1 सभी जन एक हैं का द्वितीय भाग लेके उपस्थित हुई हूँ। द्वितीय भाग अर्थात इसका मतलब ये है कि भाग 1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने अपने भारत की अनेक बोलियों के बारे में देखा, विभिन्न पहनाव के बारे में देखा और ये जाना कि भारत को विभिन्नताओं का देश क्यों कहते हैं। भारत में विभिन्नताओं का देश अर्थात भारत में विविधता व्याप्त है। बच्चों, भारत में हम लोग क्या देखते हैं? भारत में हम देखते हैं कि उत्तर की तरफ क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ की पहनावा, रहन सहन, संस्कृति, आचार विचार, बोली सब भिन्न है। दक्षिण की तरफ देखते हैं तो वहाँ भी क्या है, बोली अलग है, आचार विचार अलग है, उनकी संस्कृतियाँ अलग है। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की देखते हैं और तथा पश्चिमी राज्यों की बात करें तो परस्पर एक दूसरे में विभिन्नता दिखाई देती है। यानी भारत में रहने वाले लोग विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, विभिन्न धर्मों के विभिन्न जातियों से बिलोंग करते हैं, विभिन्न जातियों से वहाँ आते हैं और उसमें क्या हम देखते हैं, उनकी संस्कृतियाँ परस्पर अलग है, परस्पर बोली उनकी अलग है। इतना सब कुछ होने के बाद यानी विभिन्न धर्मों के लिए जब साथ में एक साथ मिल के भारत देश में रहते हैं, खुशी खुशी मिल के रहते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है, भारत विभिन्नताओं का देश है। अर्थात विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न त्यौहार मनाने वाले लोग, अलग अलग त्यौहार मनाने वाले लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग जब परस्पर प्रेम भाव से एक साथ मिलके भारत में रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है। आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? आज के इस भाग के अंतर्गत हमको क्या देखना है कि देश के प्रमुख नृत्य कौन से हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है वो राज्यों में बटा हुआ है, तो हम आज ये देखें कि प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, किस राज्य से वो संबंधित हैं। इसके बाद हम देखेंगे समाज के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं तो भारतीय समाज के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियां यानी समस्याएं सामने निकल के आई हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं। भारत एक राष्ट्र है तो राष्ट्र होने के नाते भारत ने एक अपना प्रतीक चिन्ह अपनाया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं कि कुछ राज्य एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आपके सामने लिखे हुए हैं, उनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। प्रत्येक प्रदेश ने अपना एक प्रमुख नृत्य चुन लिया है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने कथक को अपने प्रदेश के मुख्य रूप से नृत्य के रूप में से चुन लिया है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या है, कथक है। इसी प्रकार आइए देखते हैं कि विभिन्न राज्य अपने प्रदेश के लिए कौन कौन से नृत्य वहाँ प्रमुख रूप से किए जाते हैं। गुजरात का नाम तो हमने सुना है, जो हमारा भारत देश है उसके सबसे पश्चिमी छोर पे गुजरात राज्य है। तो गुजरात ने गरबा यानी गरबा नृत्य का नाम है, इसको चुन लिया है अपने प्रदेश के, अपने राज्य के नृत्य के रूप में। गरबा अगर आप लोग ने विशेषकर रामनवमी के अवसर पे आप लोगों ने देखा होता, डांडिया खेली जाती है, 2 स्टिक होती है, 2 छोटी छोटी छड़ी होती है जिसे हाथ में लेके क्रॉस करते हुए नृत्य किया जाता है गोल गोल घूम के, उसे हम गरबा कहते हैं। उस नृत्य की शैली का नाम गरबा है और ये कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है बच्चों। असम जो कि पूर्वोत्तर राज्य है हमारे देश का, जब भारत के आप मैप को देखेंगे, भारत के नक्शे को देखेंगे तो असम कहाँ दिखेगा आपको? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्य के रूप में दिखाई देगा। तो असम में जो नृत्य वहाँ का प्रमुख नृत्य है वो बिहू है। उसका नाम क्या है? बिहू जो है वो उस नृत्य का नाम है। अब उत्तर प्रदेश, चूँकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या है? कथक। क्या है बच्चों? कथक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कथक है। बात अगर हम करें दक्षिणी राज्यों की तो दक्षिणी राज्यों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रमुख रूप से हमारे सामने दिखाई देते हैं भारत के नक्शे पर। तो तमिलनाडु की बात करें तो उसमें भरतनाट्यम क्या लिया जाता है? भरतनाट्यम। यानी तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य क्या है? कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे बच्चों? बिल्कुल सही, आप लोग बताओगे कि तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है। केरल में कथकली की जाती है, यानी केरल जो कि साउथ का भाग है यानी दक्षिणी राज्य है भारत का,
केरल, वहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है? वहाँ पे कथकली की जाती है। बच्चों तुमने टीवी में देखा होगा कि बड़ा सा वो परिधान पहने हुए, घाघरे जैसे निकला हुआ परिधान उन लोग का होता है, और बड़ा सा मुखौटा लगा के और आँख की सहायता विभिन्न भाव भंगिमा अपने चेहरे पर ला के और बड़ा सा एक उन लोगों का मुखौटा होता है, वो पहन के डांस करते हैं। तो वो होता है कथकली। कथकली कहाँ होती है? केरल में। तो बच्चों हमने ये कुछ उदाहरण दिए गए थे कि हम लोग ये जाने कि विभिन्न राज्यों के उनके प्रमुख नृत्य भी होते हैं, यानी विभिन्न राज्यों के नृत्य। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या है? कथक है बच्चों हमने विभिन्नता में एकता की बात की थी। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के यानी कई तरह के यानी आकृति में और रंग में अलग अलग पुष्प मिलके एक माला का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत में रहने वाले लोग विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, आचार विचार, पहनावा, यानी उनके तमाम ये सब अलग अलग होते हैं, फिर भी वो लोग मिलके भारत में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अनेकता में एकता का भाव प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों हम लोग जब आप लोग स्कूल में जाते रहे हैं तब आपने क्या देखा है? गेम्स होते हैं, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। तो खेल प्रतियोगिता में क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि खेल प्रतियोगिता में कोई एक टीम जब बन रही है हमारे स्कूल या हमारी कक्षा की तरफ से तो एक ही जाति के लोग को लिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा भी नहीं होता कि एक ही कोई टीम बन रही है तो एक ही जाति के लोग या एक ही रहन सहन वाले लोग को उसमें चुन लिया जाए या एक ही धर्म को चुन लिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। जो अच्छे खिलाड़ी होते, चाहे वो जिस धर्म के हो, चाहे जिस भाषा को बोलने वाले हो, चाहे जिस भी तरह के घर से आते हो, उनको चुना जाता है जो लोग अच्छे खिलाड़ी होते हैं। तो अच्छे खिलाड़ी होने की वजह से चुन लिया जाता है। वो लोग एक टीम बना के खेलते हैं, एक टीम यानी एकता का भाव लिए हुए वो खेलते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता है या भारत पाकिस्तान या भारत श्रीलंका से जब क्रिकेट होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? क्रिकेट की टीम जो भारत की तरफ से बनती है उसमें विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं। कोई उसमें सिख भी दिखाई देगा, कोई हिंदू भी दिखाई देगा, कोई मुस्लिम भी दिखाई देगा एक ही टीम में। और ये भी हम देखते हैं कि वो लोग साथ में मिलजुल के प्रतिद्वंदी को हराने के लिए साथ में मिल के खेलते हैं, उनमें वेपनेस का भाव नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार हम विभिन्नता में एकता जो ये दिखाई देता है वो भारत के अंदर दिखाई देता है कि विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न मान्यताओं के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी भारत में रहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे भारतीय समाज में कुछ समस्याएं व्याप्त हैं जिन्हें हम चुनौतियां कहते हैं। तो ये समस्याएं व्याप्त हैं, इनको दूर करने के कई उपाय भी किए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ जो चुनौतियां हैं, जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो सामने हमारे आती रहती हैं आए दिन समाज में, वो कौन कौन सी हैं। जातिवाद। जातिवाद क्या है? जाति के आधार पर भेदभाव। अब जाति के आधार पर भेदभाव कैसे होगा? बच्चों आज भी हम अपने समाज में क्या देखते हैं कि समाज में विभिन्न धर्मों में विभिन्न जातियाँ बटी होती हैं। कुछ जाति अपने आप को श्रेष्ठ मानती है तो वही जाति जो अपने आप को श्रेष्ठ मानती है दूसरी जातियों को अपने से कमतर या निम्नतर समझती है। अपने से निम्न समझे जाने वाली जातियों के साथ उनका व्यवहार कैसा होता है? कभी होता है कि अरे उनके ग्लास में उसने पानी पिया है तो उस ग्लास में पानी मत पीना, उसने कोई सामान टच कर दिया है, कोई सामान छू दिया है तो उस सामान को मत छूना। यानी स्वयं की जाति से दूसरे की जाति को निम्नतर समझना ही क्या है? जातिवाद होता है। यानी जाति के आधार पर हम जब भेदभाव करना शुरू करते हैं, जैसे हमारे समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको हम लोग निम्न समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो लोग निकृष्ट जाति हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार क्या होता है? अच्छा नहीं होता। तो जब हम जाति के आधार पर ऊंच नीच जिसे कहते हैं, ऊंच नीच मानना कि हम ऊंचे हैं वो नीची जाति के हैं, उनके हाथ का हम कुछ खाएंगे नहीं, और आते हैं तो उनको अपने अगर वो लोग हमारे घर में अगर आ भी जाएँ निम्न समझे वाली जातियाँ, तो हम अगर ऐसा व्यवहार करें कि उनके साथ बुरा व्यवहार करें कि उनको पानी अगर पीने के लिए देते हैं तो उनका ग्लास अलग कर देते हैं, बाहर बैठाते हैं, बाकी लोग को ऊपर बैठाते हैं तो उनको नीचे जगह देते हैं, तो ये सब क्या हुआ? ये जब हम व्यवहार इस तरह करते हैं कि जाति के आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं तो इसे हम जातिवाद का नाम देते हैं। और ये जातिवाद क्या है? हमारे सामने चुनौती है, समस्या है, जो को भारतीय समाज से हटाना अति आवश्यक है। बच्चों हम ये जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो 1950 में संविधान लागू कर दिया गया हमारे देश का। संविधान क्या है? नियमों कानूनों की एक किताब आप मान सकते हो जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो देश के आज़ादी के बाद ही
संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि जो ये भेदभाव है, जातिवाद हमारे समाज में है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, देश के विकास में बाधक है। तो जातिवाद को दूर करने के लिए संविधान बनाते समय और संविधान बनाने के बाद भी कई ऐसे नियम कानून बनाए गए जिसके द्वारा इस जातिवाद को समाज से दूर किया जा सके। अब दूसरी चुनौती देखते हैं कि भारतीय समाज के सामने क्या है। बाल श्रम। बाल श्रम का क्या मतलब होता है बच्चों? हम लोग कभी मार्केट में निकलते हैं, बाज़ार में निकलते हैं, तो कभी चाय की दुकान देखते हैं या कोई ठेला देखते हैं किसी सामान का लगा हुआ, तो हम लोग अक्सर देख लेते हैं कि बच्चे छोटे छोटे जिनकी आयु 8 साल 6 साल 10 साल होती है, वो लोग उस पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। काम करते हुए का मतलब होता है मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं, बदले में पैसा लेके काम करना को मजदूरी कहते हैं, मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है? इसे बाल श्रम कहा जाता है। विभिन्न कारखानों में, विभिन्न दुकानों में या कहीं भी जब 14 साल से कम बच्चे हो उनकी आयु और उनसे मजदूरी कराई जाए तो इसे बाल श्रम कहा जाता है। और बाल श्रम हमारे संविधान के द्वारा क्या माना गया है? गैर कानूनी माना गया है कि ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी मतलब कानून की दृष्टि से सही नहीं होना गैर कानूनी होता है। तो इसमें बाल श्रम पे रोक लगाने के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो अगर कोई ये कंप्लेन कर दे, शिकायत कर दे कि किसी दुकान पे या किसी कारखाने पर 14 साल से कम बच्चा मजदूरी कर रहा है, तो वहाँ जो मालिक उसका होगा उसको सज़ा मिलेगी, जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। क्यों किया गया है? क्योंकि मजदूरी करने में बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, उसका विकास ठीक से नहीं हो पाता। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया? 14 वर्ष से कम बच्चों से मजदूरी पर रोक लगाने के लिए कुछ कानून और नियम बना दिए गए। और उसके बाद 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए हम लोग को शिक्षा का अधिकार दिया गया। यानी बच्चे जब 6 साल के हो जाएंगे, तब से 14 साल के जब हो जाएंगे, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में निहित है, ताकि बच्चों का जो विकास होता है अच्छे से हो जाए। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शैक्षिक विकास, उनके तमाम यानी सर्वांगीण विकास उनका हो सके, अच्छे से वो बल बढ़ सके और उनके अंदर जो विकास हो अच्छे रूप में हो। इसलिए बाल श्रम को रोकते हुए शिक्षा का अधिकार भी, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी सरकार की तरफ से दिया गया है बच्चों को। अब अगला है बालिका सुरक्षा। बच्चों, हमारे समाज में हम आज भी अगर गांव में कहीं चले जाएं या शहर में भी देखने को मिल जाता है, रोक लगाई जाती है बालिकाओं को कि अरे शाम हो गई, अब बाहर मत जाओ, तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो, कोई दुर्घटना, अप्रिय घटना घट गई तो इस तरह की रोक लगाई जाती है। ऐसा क्यों लगाया जाता है? इसमें गलती परिवार की नहीं होती है। अगर कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि अगर बालिकाएं बाहर निकलती हैं, उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो माँ बाप भी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाना शुरू कर देते हैं। तो बालिका सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? बालिका सुरक्षा से तात्पर्य ये है कि बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। कहाँ? घर से बाहर। यानी घर से बाहर अगर वातावरण सुरक्षित होगा, उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, जिस तरह खुशी खुशी घर से जाती हैं उसी तरह खुशी खुशी घर पे वापस अगर आ जाए अपना काम निपटा के, तो कोई भी गार्जियन, कोई भी अभिभावक घर से बाहर निकलने पर नहीं रोकेगा। तो बालिका सुरक्षा के लिए हमारे संविधान के ही द्वारा विभिन्न कानून बनाकर, विभिन्न आयोग गठित कर करके बालिका सुरक्षा के हित में कार्य किए गए हैं। यानी बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देने का कार्य किया गया है। इसके साथ ही अगली चुनौती देखेंगे बच्चों। अगली चुनौती हमारा क्या है? अगली चुनौती देखने से पहले आपको 1-2 नाम हम बता देना चाहते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग। ये सब आयोग जो बने हुए हैं, महिला आयोग जो बने हुए हैं, वो इसलिए बने हुए हैं कि महिलाओं को या बालिकाओं को उनके अधिकार दिलाने हेतु बने हुए हैं, ताकि इन आयोगों के माध्यम से बालिकाओं के लिए, महिलाओं के हित में कार्य किया जा सके। अगला है लिंग भेद। बच्चों, हम लोग घर में भी या अपने बुजुर्गों से या घर के अगल बगल हम लोग अक्सर सुन लेते हैं, अरे वो लड़की है, वो ऐसा काम क्यों कर रही है। तो कभी ये सुनने में आ जाता है, अरे उन्होंने तो अपनी लड़की को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, अरे लड़की ही है, घर पे पढ़ाना चाहिए। ये सब तमाम बातें हैं जो हम लोग समाज में कहीं ना कहीं से सुने ज़रूर होते हैं। तो इसको यानी लड़की होने के नाते या स्त्री होने के नाते किसी कार्य से रोका जाना ही लिंग भेद है। हम जानते हैं कि लिंग भेद 2 ही लिंग होते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। साथ में अब उभयलिंग यानी ट्रांसजेंडर की भी बात सामने आ गई है, उनको भी अधिकार
दिए गए हैं उनको भी समान भाव से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ ही ट्रांसजेंडर को भी हम लोग क्या देखते हैं, समान भाव से देखते हैं। यानी लिंग के आधार पे जब भेदभाव होता है, लड़के लड़कियों या ट्रांसजेंडर जिनको किन्नर हम लोग कहते हैं, इस पे भेदभाव होता है तो हम इसे लिंग भेद की संज्ञा देते हैं कि उसके साथ लिंग भेद किया जा रहा है। आज वर्तमान सरकार की बातें करें तो स्वतंत्रता के बाद ही पहले क्या होता था, स्त्री को, महिलाओं को, बालिकाओं को शिक्षा बहुत कम दी जाती थी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना था पहले, ऐसा कोई प्रावधान हमारे प्राचीन समय में नहीं था कि बालिकाएं और नारी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाए गए हों। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही लेकर विभिन्न प्रयास ऐसे हुए कि उनको कानूनी अधिकार दिए गए ताकि बालिकाएं और नारी, स्त्री जो हैं घर से बाहर निकल के उच्च शिक्षा की तरफ भी अग्रसर हो जाएं। बच्चों, हम लोग खेल जगत के बारे में जानते ही हैं, तो सरकार ने क्या किया है। आज सरकार की नीतियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि स्त्रियों को भी, बालिकाओं को भी समानता का अवसर मिला है। वो लोग भी समान रूप से अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने विकास कर सकती हैं। अगर हम उषा की बात करें, पीटी उषा की बात करें, तो आपने सुना होगा, अक्सर सुनते हैं कि अरे वो तो इतना तेज़ दौड़ती है जैसे पीटी उषा। यानी पीटी उषा बहुत तेज़ धावक है, इसलिए उनका नाम जाना जाता है। वो भी केवल भारत में नहीं, विश्व स्तर पे उनका नाम जाना जाता है। बैडमिंटन खिलाड़ी की बात करें तो पीवी संधू का नाम लिया जाता है, और मुक्केबाजी की बात करें तो मैरी कॉम का नाम लिया जाता है। तो आज वर्तमान में हम ये दे सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे स्त्रियों यानी नारी यानी लिंग के उसमें भेदभाव किया जाए, लिंग विभेद करके महिलाओं को, बालिकाओं को उस क्षेत्र में जाने से रोका जाए। तो आज हमने क्या जान लिया कि चुनौतियां कौन कौन सी हमारे समाज में व्याप्त है। बच्चों, आज का काम ये होगा कि अपने आसपास के वातावरण में, आसपास पड़ोस में आप एक सूची बनाओगे कि कौन कौन से भेदभाव आपको दिखाई देते हैं और क्या करने से किसको रोका जाता है। कोई अगर बच्चा है यानी लड़का है तो उसको क्या करने से रोका जाता है, और अगर कोई बालिका है तो उसको किस प्रकार रोका जाता है। साथ ही आप लोग ये भी लिस्ट बनाओगे कि किसके घर कुछ भी कार्य करने से नहीं रोका जाता है, यानी लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं माना जाता है, यानी कि लिंग भेद नहीं किया जाता है। बच्चों, अब हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते क्या हैं? तो ऐसे प्रतीक चिन्ह जो देश की एकता, अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए अपनाए जाते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहते हैं। अर्थात राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ऐसे प्रतीक चिन्ह जो देश की एकता को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के नाम से जानते हैं। बच्चों, स्कूल में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों को नाम बताओ। हाँ, बहुत सही, 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में मनाए जाते हैं। तो जब 15 अगस्त मनाया जाता है तो उसमें क्या होता है? झंडा फहराया जाता है। तो वो झंडा जो फहराया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम तिरंगा के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं, तो इसलिए उसे प्रमुख रूप से 3 रंग हमको दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तिरंगा झंडा। तो ये जो तिरंगा झंडा है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, उसे हम राष्ट्र ध्वज कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि आपके राष्ट्र ध्वज का क्या नाम है, तो आप कहेंगे कि आपके राष्ट्र ध्वज का नाम तिरंगा है, जो विभिन्न अवसरों पे फहराए जाते हैं, और उसके बाद राष्ट्रगान यानी जनगणमन गाया जाता है। तो बच्चों, ये राष्ट्र ध्वज जो है इसमें कितने रंग होते हैं? इसमें 3 रंग होते हैं क्रमशः। ऊपर से अगर देखा जाए तो केसरिया रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है और हरा रंग होता है। सफ़ेद रंग की जो पट्टी होती है उसके सामने ऐसे चक्र का निशान बना होता है बीचों बीच में, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। जो चक्र बना होता है उसमें जो कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। केसरिया रंग जो है वो त्याग का प्रतीक है, यानी भारत को आज़ाद कराने में विभिन्न क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने बलिदान दिया, तो उस बलिदान को का सूचक जो है ये केसरिया रंग है। सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक है? सफ़ेद रंग शांति का द्योतक है, शांति का प्रतीक है। उसके बीच में जो चक्र है वो निरंतर चलते रहने अर्थात निरंतर विकास करने का प्रतीक है। उसके बाद है नीचे हरा रंग। जो हरा रंग होता है वो सुख, समृद्धि और देश में हरियाली का प्रतीक होता है, कि हमारे देश में सुख समृद्धि हमेशा होती रहे। यानी राष्ट्र ध्वज तिरंगा है,
उसको हम किस नाम से जानते हैं? तिरंगा। तिरंगा है और उसमें 3 रंग होते हैं। बीच में सफ़ेद वाली पट्टी होती है जिसमें एक चक्र होता है जो कि निरंतर चलते रहने अर्थात विकास करते रहने का सूचक है। अब राष्ट्रगान की बात आती है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में राष्ट्रगान भी है। तो राष्ट्रगान के रूप में जो हमारे देश के लोगों ने किसे चुना है, जो हमारा राष्ट्रगान है वो जन गण मन, जो कि झंडा फहराने के बाद ही गाया जाता है, उसे लिया गया है। जन गण मन गाने में 52 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। एक निर्धारित टाइम है कि राष्ट्रगान 52 सेकंड में हो जाना चाहिए। अब ये जो है जन गण मन, उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्होंने ही इस गाने को लिखा और इस गाने को फिर बाद में राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश में, यानी हम भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान तो आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है और वो क्या है। प्यारे बच्चों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का? बाघ। बाघ आप पीले रंग का एक जानवर होता है जिसमें काली काली पट्टियाँ होती हैं, उसे हम बाघ के रूप में, उसे हम राष्ट्रीय पशु के रूप में उसे जाना जाता है। किस चीज़ का सूचक है? दृढ़ता, शक्ति और फुर्ती के कारण इसे राष्ट्रीय पशु होने का गौरव प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर सुंदर सा होता है, आप लोग देखते हैं कि बारिश के समय में नाचता हुआ दिखाई देता है तो बहुत सुंदर लगता है, तो सुंदरता की वजह से इसे राष्ट्रीय पक्षी माना गया है, मोर को। इसके बाद है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है भारत का? कमल। कमल का उल्लेख हमको अपने पुराणों में भी मिलता है, यानी पुराणों में भी राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल, उसका उल्लेख मिलता है। पवित्र पुष्प माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा हासिल है। और जो हमारा राज चिन्ह है उसे सारनाथ, एक जगह का नाम है जो बनारस के पास है, तो वहाँ एक अशोक स्तंभ मतलब खंबा, अशोक स्तंभ है वहाँ पे। तो उसके ऊपर एक आकृति है, सिंहों की आकृति यानी शेर की आकृति है उसके ऊपर, जो कि चारों दिशाओं से 4 मुख हैं सिंह के, जो चारों दिशाओं में देखते हुए दिखाई देते हैं। उसके नीचे एक पट्टी बनी हुई है जिसे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। तो इस चिन्ह को हम राज चिन्ह के नाम से जानते हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो आइए बच्चों अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के फोटो को अर्थात चित्रों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो एक चित्र है जिसमें एक झंडा बना हुआ है, वो भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। इस ध्वज में आप लोग देख सकते हैं कि 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग त्याग व बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। बच्चों, अभी हमने राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है। तो आपके सामने बाघ का चित्र दिया हुआ है, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। जैसा कि देखकर ही आप लोग को पता चल सकता है कि बाघ जो है वो पीले रंग का पशु है जिस पे काली पट्टियाँ पाई जाती हैं। बच्चों, आपके सामने मोर का चित्र है, आप लोग देख के जान सकते हैं कि मोर कैसा होता है। ये सामने जो चित्र है वो एक नाचते हुए मोर का चित्र है। मोर हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो कि बहुत सुंदर होता है और सुंदरता के कारण ही इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चुना गया है। बच्चों, अभी हमने राज चिन्ह के बारे में जाना कि राज चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में है उससे लिया गया है। बच्चों, सामने के चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि एक आकृति है जिसमें 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटा के बैठे हुए हैं और चारों दिशाओं में देख रहे हैं। ये जो चिन्ह है वो हमारा राज चिन्ह है, जिसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है।
प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि देश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, यानी विभिन्न राज्यों में उनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं। साथ में हमने जाना कि समाज में कौन कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं और कौन कौन सी समस्याएं हमारे देश में व्याप्त हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, इनको हमने सचित्र देखा, अर्थात हमने चित्र भी देखा और ये जाना कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राज्य चिन्ह और हमारे देश का राष्ट्रध्वज तिरंगा कैसा दिखता है। तो इतना जानने के बाद आज का गृह कार्य ये है कि आप लोग एक सफ़ेद पेपर लेंगे और उस पर अपने देश का जो राष्ट्रध्वज है उसे बनाएंगे और उसको कलर करेंगे, यानी उसमें रंग भरेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, यहीं समाप्त होता है और इस वीडियो के साथ ही आपका पाठ 1 सभी जन एक है भी पूरा हो जाता है। यानी आज आप लोग का पाठ 1 सभी जन एक हैं यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।